आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कुल 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35। और 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। पहला है समता का अधिकार या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक कौन सा अधिकार है? समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा है और कौन से अनुच्छेद तक है? दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 23-24 में। चौथा मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 तक कौन सा मौलिक अधिकार है? धर्म की स्वतंत्रता का। पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 29 से 30 तक। छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? 12 से 35 तक। तो अब देख लेते हैं अनुच्छेद 12 में क्या है। राज्य शब्द की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा। राज्य में स्थित ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना संसद या विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर की गई हो या वित्तीय सहायता प्राप्त हो, इन सभी संस्थाओं का वर्णन राज्य शब्द के अंतर्गत किया जाता है। ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना संसद और विधानमंडल के द्वारा की गई है और इन्हें वित्तीय सहायता भी प्राप्त है और कानूनी अधिकार भी प्राप्त है, तो इन संस्थाओं का वर्णन राज्य शब्द के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 13(1) इसमें है आच्छादन का सिद्धांत। अब आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। जो मौलिक अधिकारों से असंगत या फिर उनको खत्म करने वाली विधियां होगी उन्हें शून्य किया जाएगा। राज्य में लागू ऐसी कोई विधि या कानून जिसका निर्माण संविधान के लागू होने से पहले हो चुका हो, लेकिन वह विधि या कानून जो वर्तमान संविधान को लागू होने में बाधा उत्पन्न करे, तो उस विधि या कानून को सुप्रीम कोर्ट शून्य करेगा। 2017 में शायरा बानो बनाम भारत संघ मामले में 3 तलाक को प्रतिबंधित किया गया। यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालयों अनुच्छेद 226 को प्राप्त है। विधि या कानून को शून्य करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में कहा कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। यही होता है आच्छादन का सिद्धांत। इसमें संवैधानिक संशोधन को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 13(2) पृथक्करणीयता का सिद्धांत। राज्य ऐसी कोई विधि कानून का निर्माण नहीं करेगा जो संविधान के साथ असंगत या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो। अगर कर दे तो सुप्रीम कोर्ट उसको समाप्त करेगा। नोट: न्यायिक पुनरावलोकन का आधार इसी अनुच्छेद 13(2) को माना जाता है। अनुच्छेद 13(2) में किसका सिद्धांत है? पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अनुच्छेद 13(3) इसमें विधि शब्द को परिभाषित किया है। विधि के अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, विधि का बल रखने वाली रूढ़ि तथा प्रथा समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 13(4) इसमें अधित्याग का सिद्धांत है। अब आते हैं मौलिक अधिकार जो कि 6 है। तो पहला मौलिक अधिकार कौन सा था? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा।
भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य प्रकार का विधिक व्यक्ति सम्मिलित है। तो व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य प्रकार का विधिक व्यक्ति सम्मिलित है। जो भी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है वह सब विधिक व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। जो भी संस्थाएं जो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है वह सब विधिक व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो पहला है विधि के समक्ष समानता या समता। विधि के समक्ष समानता या समता ब्रिटेन से ली गई है, जिसका अर्थ है राज्य कानून बनाकर दो वर्गों या नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। दो वर्गों या नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यही विधि के समक्ष समानता या समता है। यह विधि नकारात्मक प्रवृत्ति की है। विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। इसमें दो वर्गों या नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और ये नकारात्मक प्रवृत्ति की है। दूसरा है विधि के समान संरक्षण। ये विधि अमेरिका से ली गई है। विधि के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। राज्य कानून बनाकर किसी एक वर्ग या नागरिक के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यह विधि सकारात्मक प्रवृत्ति की मानी जाती है। तो विधि के समक्ष संरक्षण में क्या है कि राज्य कानून बनाकर किसी एक वर्ग को विशेष प्रावधान दे सकता है और यह विधि सकारात्मक प्रवृत्ति की है। अपवाद। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को शक्तियां प्रदान की गई है। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं की जा सकती। अर्थात मौलिक अधिकारों के तहत राष्ट्रपति व राज्यपालों को शक्तियां प्रदान की गई है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य के लिए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं की जा सकती। तो ये अपवाद है मौलिक अधिकारों के तहत। अब आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15(1) राज्य नागरिकों के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(1) में क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा राज्य। अनुच्छेद 15(2) में राज्य में स्थित सभी प्रकार की सार्वजनिक संस्थाएं सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होगी। अनुच्छेद 15(2) में क्या है? राज्य में स्थित सभी प्रकार की सार्वजनिक संस्थाएं सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होगी। सार्वजनिक संस्थाएं सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होगी, ये अनुच्छेद 15(2) में है। अनुच्छेद 15(3) राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो अनुच्छेद 15(1) में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(2) में सार्वजनिक संस्थाएं सभी के लिए समान रूप से है। 15(3) में राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(4) यह अनुच्छेद पहले संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा। राज्य SC, ST, OBC को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देगा। अनुच्छेद 15(4) में आरक्षण का प्रावधान है। यह अनुच्छेद पहले संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 15(5) यह अनुच्छेद 93वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। जो अनुच्छेद 15(5) है वो 93वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा कि राज्य SC, ST, OBC को उच्च व तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देगा। तो अनुच्छेद 15(4) में था कि SC, ST को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देगा, जबकि अनुच्छेद 15(5) में है कि उच्च व तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण देगा। तो अनुच्छेद 15(4) व 15(5) का आधार सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ापन रखा गया। अनुच्छेद 15(6)
103वें संशोधन 2019 में ईडब्ल्यूएस को आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण दिया गया। ईडब्ल्यूएस जो कि स्वर्ण वर्ग है, उसको आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण दिया गया, जबकि एससी एसटी ओबीसी आरक्षण का आधार सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ापन रखा गया था। तो अनुच्छेद फर्स्ट में था धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में था कि सार्वजनिक संस्थाएं सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। अनुच्छेद 15(3) में राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(4) में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। अनुच्छेद 15(5) में उच्च व तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया गया और अनुच्छेद 15(6) में ईडब्ल्यूएस को आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर 10% आरक्षण दिया गया। अब आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16(1) में राज्य लोक नियोजन लोक सेवाओं में सभी को समान अवसर देगा। तो अनुच्छेद 16(1) में क्या है? लोक नियोजन व लोक सेवाओं में सभी को समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 16(2) राज्य लोक सेवाओं में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16(1) में लोक सेवाओं में सभी को समान अवसर। अनुच्छेद 16(2) में धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16(3) राज्य चाहे तो लोक सेवाओं में निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। तो अनुच्छेद 16(3) में क्या है कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तो निवास स्थान के आधार पर अर्थात जो कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करने से तात्पर्य है कि जो आदिवासी जनजाति क्षेत्र है वहाँ पर राज्य भेदभाव कर सकता है लोक सेवाओं में समान अवसर देने के लिए। अनुच्छेद 16(4) यह अनुच्छेद पहले संशोधन 1951 में जोड़ा गया। इसमें राज्य एससी एसटी ओबीसी को लोक सेवाओं में आरक्षण देगा। इस आरक्षण का आधार लोक सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व रखा गया। तो अनुच्छेद 16(4) में क्या है कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उन सब में आरक्षण दिया जाएगा एससी एसटी ओबीसी को। मतलब अनुच्छेद 15 व 16 में पढ़ाई से लेकर जॉब लगने तक आरक्षण देने का प्रावधान है। अपवाद। अनुच्छेद 16 में अपवाद है कि राज्य नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान करता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिसका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। नोट। अनुच्छेद 340 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों का अध्ययन करने के लिए आयोगों का गठन करेगा। पिछड़े वर्गों का अध्ययन करने के लिए आयोगों का गठन करेगा। ये कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 340 में। 29 जनवरी 1953 को ओबीसी का अध्ययन करने के लिए काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया। 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश की, लेकिन सिफारिश मानी नहीं। 20 दिसंबर 1978 को पिछड़े वर्गों के अध्ययन हेतु बीपी मंडल के नेतृत्व में, बीपी मंडल मतलब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में मंडल आयोग का गठन किया गया। मंडल आयोग का गठन कब किया गया? 20 दिसंबर 1978 को। इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट में ओबीसी को आरक्षण देने की सिफारिश की। 13 अगस्त 1990 में वीपी सिंह की सरकार के द्वारा मंडल आयोग की सिफारिश पर ओबीसी को केंद्र में 27% आरक्षण दिया गया। तो अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण कब दिया गया और किसकी सिफारिश पर, और उस समय किसकी सरकार थी? तो मंडल आयोग की सिफारिश पर वीपी सिंह की सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण 13 अगस्त 1990 को दिया। ओबीसी के आरक्षण की सिफारिश कौन कौन से आयोग ने की? काका कालेलकर आयोग ने व मंडल आयोग ने। सन 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा जनरल को आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर 10% आरक्षण दे दिया। 2022 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में ओबीसी व जनरल दोनों ही आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तो नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा जनरल को आरक्षण दिया गया था 10% 1991 में।
जबकि 2022 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में ओबीसी व जनरल दोनों ही आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। जनरल को दिया गया आरक्षण अवैध है क्योंकि आर्थिक पिछड़ापन का उल्लेख संविधान में नहीं है। आरक्षण की सीमा अधिकतम 50% हो सकती है। पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 26(5) कुछ पदों पर आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होगा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए वो निम्न फैसले दिए। ओबीसी को दिया गया आरक्षण वैध है। 76वें संशोधन 1995 के द्वारा तमिलनाडु में आरक्षण 69% देकर इसका उल्लेख नवी अनुसूची में कर दिया गया। नवी अनुसूची वो अनुसूची थी जहाँ पर उसमें उल्लेख करने के उपरांत उस पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। 77वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 14(4)(a) में कहा कि SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया? 77वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 14(4)(a) में। अनुच्छेद 16(6) यह 103वें संशोधन 2019 में EWS को आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर लोक सेवाओं में 10% आरक्षण दिया जाएगा। वर्तमान में आरक्षण की स्थिति। भारत या केंद्र सरकार के तहत ओबीसी को 23% आरक्षण दिया गया, SC को 15%, ST को 7% व EWS को 10%। राज्य सरकार के अनुसार ओबीसी को 21% आरक्षण दिया गया, ST को 12% आरक्षण दिया गया, SC को 16% आरक्षण दिया गया और EWS को 10% आरक्षण दिया गया और MBC को 5% आरक्षण दिया गया। ओबीसी को भारत सरकार के अनुसार 23% आरक्षण जबकि राज्य सरकार के अनुसार 21% आरक्षण। SC को भारत सरकार के अनुसार 15% आरक्षण दिया गया जबकि राज्य सरकार के अनुसार 16% आरक्षण दिया गया। ST को भारत सरकार के अनुसार 7% आरक्षण दिया गया जबकि राज्य सरकार के अनुसार 12% आरक्षण दिया गया। EWS को भारत सरकार के अनुसार 10% और राज्य सरकार के अनुसार भी 10%। जो MBC है उसको 5% आरक्षण राज्य सरकार के अनुसार दिया गया। रामनंदन समिति ने कहा कि क्रीमी लेयर में वार्षिक आय 8 लाख है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन। अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। छुआछूत की भावना को समाप्त करना इस अनुच्छेद से संबंधित 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का नाम बदलकर 1976 में नागरिक संरक्षण अधिनियम रखा गया। 1976 में नागरिक संरक्षण अधिनियम का नाम बदलकर 1989 में SC/ST अत्याचार निरोधक अधिनियम रखा गया। 2018 में SK महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में 1989 के एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 1989 में SC/ST अत्याचार निरोधक अधिनियम को 2018 में SK महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में 1989 के एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18(1) में राज्य शिक्षा और सेना के अलावा किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं दे सकता। अनुच्छेद 18(2) भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(3) विदेशी नागरिक लाभ के पद पर हो तो राष्ट्रपति की अनुमति से उपाधि ग्रहण करेगा। अनुच्छेद 18(4) अगर किसी भारतीय मूल के नागरिक को विदेशी उपाधि धारण करनी हो तो उसको पहले भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी राघवन मामले में भारत रत्न को उपाधि न बताकर पुरस्कार बताया। अनुच्छेद 18(1) में राज्य शिक्षा सेना के अलावा किसी क्षेत्र में उपाधि नहीं दे सकता। अनुच्छेद 18(2) में भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। 18(3) में विदेशी नागरिक लाभ के पद पर हो तो राष्ट्रपति की अनुमति से उपाधि ग्रहण करेगा। 18(4) में अगर किसी भारतीय मूल के नागरिक को विदेशी उपाधि धारण करनी है तो उसको पहले भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेना जरूरी है। दूसरा मौलिक अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार।
अनुच्छेद 19 से 22 तक। इससे पहले हमने पढ़ा था समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 में था समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समता या संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 15 और 16 में था आरक्षण का प्रावधान, 15 में शिक्षण संस्थाओं में और 16 में लोक सेवाओं में। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत था और अनुच्छेद 18 में था उपाधियों का अंत। दूसरा जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 19(1) मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। 19(1)(a) इसमें विचार वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस व सूचना की स्वतंत्रता को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग माना है। 2004 में नवीन जिंदल वर्सेस भारत संघ मामले में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग माना है। तो 19(1) में क्या है? विचार वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस व सूचना की स्वतंत्रता है। 19(1)(b) शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों के सभा आयोजन की स्वतंत्रता। इसमें सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन शामिल है। अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों के सभा आयोजन की स्वतंत्रता। इसमें सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन शामिल है। अपवाद: सिख धर्म के व्यक्ति कटार धारण करके सभा का आयोजन कर सकते हैं। अनुच्छेद 1(c) संघ या संगठन के गठन की स्वतंत्रता। इसमें राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कंपनी, साझा फर्म, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन या लोगों की अन्य इकाई या संगठन बनाने का अधिकार शामिल है। अपवाद: सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा कोई भी नागरिक संघ या संगठन का गठन नहीं कर सकता। मतलब जितनी भी पुलिस फोर्सेस या आर्मी होती है वो अपना कोई संघ या संगठन नहीं बना सकती। और इसके अलावा हर वर्ग में आपको संगठन देखने को मिल जाएगा। 97वें संशोधन 2011 के अनुसार सहकारी संस्थाओं के गठन की स्वतंत्रता दी गई। 19(1)(d) में क्या है? आबाद संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के अंदर और बाहर घूमने की स्वतंत्रता। मतलब आप भारत भ्रमण और विदेश भ्रमण पर जा सकते हैं। 19(1)(d) में ये ऐसी स्वतंत्रता दी गई है। पर इसमें अपवाद है कि जहां धारा 144 हो या सैनिक क्षेत्र हो वहां भ्रमण नहीं कर सकते। तो 19(1)(c) में क्या था? संघ या संगठन की स्वतंत्रता। 19(1)(d) में है आबाद संचरण या भारत भ्रमण, विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता। 19(1)(e) इसमें भारत में स्थायी निवास की स्वतंत्रता है। जनजाति क्षेत्रों में उनकी संस्कृति, भाषा एवं रिवाज के आधार पर बाहर के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। देश के कई भागों में जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु नियम कानून बनाने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 19(1)(e) में है स्थायी निवास की स्वतंत्रता। 19(1)(f) वर्तमान में निश्चित है या रिक्त है। जो 19(1)(f) है ये वर्तमान में खाली है। मूल संविधान में इसमें संपत्ति की स्वतंत्रता अर्जन वैवन का उल्लेख था, लेकिन 44वें संशोधन में इसको हटा दिया। तो संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि न्यायपालिका व संसद में तीव्र संघर्ष का कारण बना था। 19(1)(g) आजीविका चलाने के लिए व्यापार की स्वतंत्रता। 19(1)(g) के तहत आप भारत में किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इसमें अपवाद है कि इस अधिकार में कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है, जैसे महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक हानिकारक औषधियों या विस्फोटक आदि। ऐसा व्यवसाय आप नहीं कर सकते हैं। 19(1)(g) में व्यापार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(2) से 6 तक अगर आपकी स्वतंत्रताओं की बदौलत देश की एकता, अखंडता व सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा उत्पन्न होता हो व संसद व न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचती हो तो स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 19(2) से 6 तक।
अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि व संरक्षण। अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि व संरक्षण का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 में। तो अनुच्छेद 20(1) के तहत व्यक्ति ने जिस समय और परिस्थिति में अपराध किया है उसको उसी समय और परिस्थिति के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। 20(2) में व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद 20(3) में अपराधी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध कभी भी गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसलिए सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लाई डिटेक्टर व नार्को टेस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया। तो 20(1) में क्या था? व्यक्ति ने जिस समय वो परिस्थिति में अपराध किया है उसको उसी समय परिस्थिति के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। 20(2) में व्यक्ति को अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद 20(3) में अपराधी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध कभी भी गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 20 में है क्या था? अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि व संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार। व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21 के तहत। इसमें निम्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है: शुद्ध जल पीने की स्वतंत्रता, पोषण युक्त भोजन की स्वतंत्रता, हथकड़ी पर प्रतिबंध, फोन टैपिंग पर प्रतिबंध, स्वच्छ पर्यावरण में रहने की स्वतंत्रता, इच्छानुसार कपड़े पहनने की स्वतंत्रता, इच्छानुसार शादी करने की स्वतंत्रता। 1978 के मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में विदेशी यात्रा की स्वतंत्रता दी गई है। 1997 के विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की सुरक्षा की गारंटी दी है। 2017 में केटी पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ मामले में निजता का अधिकार की स्वतंत्रता दी गई है। 2011 के अरुणा शान भाग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, लेकिन व्यक्ति को कोई ऐसी असाध्य बीमारी हो जाए जिसका दुनिया में कोई इलाज संभव न हो तो व्यक्ति को सम्मानजनक मरने की स्वतंत्रता दी जाती है। जो मुरली देवड़ावाद मामला है उसमें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को निषेध किया गया था। ये भी जीवन जीने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21 में यह अनुच्छेद 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। तो अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? 21(a) में। अनुच्छेद 22 निवारक निरोधक अधिनियम, निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण। हिरासत दो तरह की होती है, दंड विषयक व निवारक। तो दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति जिसने अपराध स्वीकार कर लिया है और न्यायालय में उसे दोषी ठहराया जा चुका है उसको दंड देती है, ये दंड विषयक है। निवारक हिरासत वह है जिसमें बिना सुनवाई के न्यायालय में दोषी ठहराया जाए। अनुच्छेद 22(1) व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और गिरफ्तारी के कारणों को जानने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 22(2) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अगले 24 घंटे के भीतर निकट स्थित न्यायालय में पेश करना जरूरी है। इन 24 घंटों में यात्रा का समय शामिल नहीं होता। अनुच्छेद 22(3) गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 22(1) में व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और गिरफ्तारी के कारणों को जानने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 22(2) में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकट स्थित न्यायालय में पेश करना जरूरी है। 22(3) में गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकता है। नोट: आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20(21) नोट: आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 निलंबित नहीं किए जाएंगे। अगर देश में आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाए तो अनुच्छेद 19 भी निलंबित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 में क्या था? अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि व संरक्षण। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता, मतलब आपातकाल के
दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा। और अगर देश में आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है तो अनुच्छेद 19 भी निलंबित नहीं किया जाएगा। अगर देश में आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है तो अनुच्छेद 19 भी निलंबित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19 में क्या था? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा आयोजन की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता, भारत भ्रमण की स्वतंत्रता, आजीविका व्यापार की स्वतंत्रता आदि अनुच्छेद 19 में थे। गोलोकनाथवाद 1967 में 24वें संशोधन 1974 ने घोषणा की कि संसद के पास संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लागू करके किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23 में है मानव तस्करी व बलात् श्रम निषेध। व्यक्ति से बलपूर्वक किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता। व्यक्ति से बिना मजदूरी किए किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता। मानव व्यापार जैसे बेगारी प्रथा, बंधुआ मजदूरी, सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा, दास प्रथा, मानव की खरीद फरोख्त, इन सारी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया गया। अनुच्छेद 23 के तहत मनुष्य के साथ हो रहे दुर्व्यवहार व मानव व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाया गया। इस तरह के कृत्यों के लिए दंडित करने हेतु संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 13/1956 को लागू किया गया। तो मानव तस्करी व बलात् श्रम निषेध कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में है बाल श्रम निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से ज्वलनशील पदार्थों, उत्खनन कार्यों, कल कारखानों में कार्य नहीं करवाया जा सकता। 1986 में बाल श्रम को रोकने के लिए बाल श्रम निषेध अधिनियम पारित किया गया, लेकिन इसमें 2006 में संशोधन किया गया था। तो संशोधन यही था कि कार्य करवाया जा सकता है, लेकिन कहाँ पर कार्य नहीं करवाया जा सकता बच्चों से? ज्वलनशील पदार्थों, उत्खनन कार्यों, कल कारखानों में नहीं करवाया जा सकता। ये संशोधन था। तो बाल श्रम निषेध का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में। और अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव तस्करी व बलात् श्रम निषेध। इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 धार्मिक अंतःकरण की छूट। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। व्यक्ति को अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, उसके अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 25 में यह भी प्रावधान है कि दबाव या प्रलोभन में किया गया धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा, अर्थात व्यक्ति इच्छा से धर्म परिवर्तन करेगा। तो अनुच्छेद 25 में क्या था? धर्म के अंतःकरण की छूट, धर्म के अनुरूप आचरण करने की छूट, धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। नोट: जैन धर्म के लोगों द्वारा संथारा प्रथा के पालन की तथा सिख धर्म के लोगों के द्वारा कटार धारण करने की स्वतंत्रता का आधार अनुच्छेद 25 है। 2018 में इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस भारत संघ मामले में केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। भारत में किसी भी धर्म का व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित धार्मिक संस्थाओं का गठन कर सकता है। भारत में किसी भी धर्म का व्यक्ति धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने हेतु चंदा संपत्ति इकट्ठित कर सकता है। वह इस राशि का समुचित उपभोग भी कर सकता है। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए चंदा संपत्ति का अर्जन करने का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 धार्मिक कर निषेध। भारत में किसी एक विशेष धर्म के लोगों से धर्म अभिवृद्धि के लिए किसी प्रकार का कोई कर नहीं वसूला जाएगा। तो धार्मिक कर निषेध का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 27 में। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा निषेध। भारत में सरकारी, गैर सरकारी व सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो धार्मिक शिक्षा का निषेध कौन से अनुच्छेद में किया गया?
अनुच्छेद 28, जिसमें भारत में सरकारी, गैर सरकारी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। 5वां मौलिक अधिकार है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 व 30 में है इसका उल्लेख। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति का पालन कर सकते हैं, वो उसकी रक्षा भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए कार्मिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, जैसे मदरसे। नोट: अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। वर्तमान में भारत में ये धर्म है जो अल्पसंख्यक श्रेणी में है। पहला है इस्लाम, दूसरा सिख, तीसरा ईसाई, चौथा है पारसी और पांचवा है बौद्ध और छठा है जैन धर्म। तो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? 29, 30। 29 में है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति का पालन कर सकते हैं, उनकी रक्षा भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। अल्पसंख्यक शब्द संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 वर्तमान में खाली है, जहाँ पर संपत्ति का अधिकार का उल्लेख था। तो संपत्ति के अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31 में। वर्तमान में कौन से में है? 300A भाग 12 में। छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कौन से अनुच्छेद को कहा? अनुच्छेद 32 को कहा है डॉक्टर अंबेडकर ने। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर SC व HC के द्वारा रिटें जारी की जाती है। रिट क्षेत्राधिकार। रिट क्षेत्राधिकार क्या होता है? यह न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक कानूनी आदेश है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा रिट जारी कर सकते हैं। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। SC अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। SC मतलब सुप्रीम कोर्ट और HC मतलब हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट तो 226 के तहत जारी करता है 6 प्रकार की, और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। रिटों के प्रकार देख लेते हैं। तो 6 प्रकार की रिटें हैं, इन्हें देख लेते हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। बंदी को सशरीर न्यायालय में पेश करना। किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने या गिरफ्तार करने के बाद उसको छुड़ाने हेतु यह रिट जारी की जाती है। तो जो कैदी होता है उसको छुड़ाने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। दूसरी है उत्प्रेषण सर्सियोरी, सूचना देना या प्रेषित करना। किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में कोई ऊपर वाला न्यायालय किसी प्रकार की सूचना मांगना चाहे तो उत्प्रेषण सर्सियोरी रिट जारी होती है। तीसरी है प्रतिषेध प्रोहिबिशन। किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे मामले को वहीं पर रोककर अपने पास मंगवाने हेतु ये रिट जारी की जाती है। निर्णय से पहले जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करता है तो उसे रोकने के लिए प्रतिषेध प्रोहिबिशन रिट जारी की जाती है। चौथी रिट है परमादेश मैंडेमस। हम आपको आदेश देते हैं जब कोई अधिकारी या संस्था अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो न्यायालय उसको आदेश देता है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें। पांचवी है अधिकार प्रचार को वारंट, मतलब हम आपसे पूछते हैं जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे सार्वजनिक पद को धारण कर ले जिसकी वह योग्यता पूरी नहीं करता हो तो न्यायालय उससे पूछता है कि आपने अमुक पद कौन सी योग्यता के तहत धारण किया है। ये 5 प्रकार की रिटें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है, जबकि जो छठी रिट है वो सिर्फ हाई कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। छठी है इंजंक्शन। किसी भी दोषी व्यक्ति को अंतरिम राहत देने के लिए यह रिट हाई कोर्ट द्वारा जारी की जाती है।
अनुच्छेद 33 व 34 में सैनिक कानून है। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों में परिवर्तन संबंधी अधिकार केवल संसद में निहित है। अनुच्छेद 35 में क्या है? मौलिक अधिकारों में परिवर्तन संबंधी अधिकार केवल संसद में निहित है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक रक्षक न्यायपालिका है। नोट: ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। बाकी इसके अलावा जो मौलिक अधिकार है वो विदेशियों को प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है। सिर्फ भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29, 30, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं देख लेते हैं। संविधान द्वारा संरक्षित सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की गई है। कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे नागरिक, विदेशी या कानूनी व्यक्ति हो, जैसे परिषद व कंपनियां। तो सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध अधिकार कौन से थे? 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है। मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, न कि साधारण विधेयक के द्वारा। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य हैं। राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, हालांकि कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। मौलिक अधिकार न्यायोचित है। जब भी इनका उल्लंघन होता है, ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। ये थी मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कब किया जा सकता है, देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 में क्या था? अपराध व दोष सिद्धि। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार। ये प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर बाकी सब मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मौलिक अधिकारों को उस स्थिति में स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। इन्हें सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 19 को निलंबित कब किया जाता है? जब युद्ध या विदेशी आक्रमण हो, जबकि सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक आपातकाल के आधार पर इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही अन्य सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही अन्य सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। ये अनुच्छेद 33 में है। ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन से है, जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही।